नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शगुन सांगवान। स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही कंसाइज फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही छोटे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट बात केवल बिंदु पर ही बात करेंगे, बाकी बात हम लोग नहीं करने वाले। तो आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले समझिए कि होता क्या है। आप जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद आप मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर ये होती है बकल कैविटी। अब फिर से बोल रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहली चीज आपकी होगी बकल कैविटी। बकल कैविटी, मुख गुहा, बकल कैविटी। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। बकल कैविटी, और बकल कैविटी में आपका सबसे पहले दो चीज आएंगी जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। एक तो बच्चों आपके रहेंगे टीथ, आपके दांत, और एक रहेगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां, काफी इंपॉर्टेंट। तो आपके एक तो रहने वाले टीथ बकल कैविटी में, आपके दांत, और एक आपका रहने वाले सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद मोस्ट लार ग्रंथियां बोलते हैं। उसके बाद आपका इसोफेगस आएगा जो आपकी ग्रासनली आएगी। उसके बाद आपका स्टमक आएगा, मतलब दूसरे नंबर पर आपकी आएगी ग्रासनली, या जिसे हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। उसके बाद आपका आएगा स्टमक, जो आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो। स्टमक, पेट में भोजन जाएगा। फिर उसके बाद आपका छोटी आंत आएगी। छोटी आंत, छोटी आंत, या हम लोग कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होंगे, याद रखोगे। ड्यूडेनम, जिजुनम, जिजुनम और इलियम। ड्यूडेनम से दो चीज जुड़ी होंगी। एक तो हम लोग पढ़ेंगे लीवर को, और एक हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाज को, अग्नाशय को। तो आपकी सबसे पहले तो आपका मुख गुहा, भोजन आपका गया, बकल कैविटी, फिर आपका इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, फिर छोटी आंत जिसके तीन पार्ट्स होंगे, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, और फिर आपके होंगे बड़ी आंत जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलोन, सिकम, रेक्टम। और आपका बचा कुचा भोजन जो आपका मतलब डिफेक्शन के रूप में बाहर निकल जाएगा, पोटी के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यही है हमारा पाचन तंत्र। पहले आपको छोटा सा एक ओवरव्यू लिया है मैंने, छोटी सी बात बताई है कि कैसे कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चलने वाला है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो शुरू होने वाला है कहां से? बकल कैविटी से, है जी, मुख गुहा से। और कहां तक जाएगा इतना याद रखोगे, बिल्कुल आपके लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत तक, जिसमें कोलोन, सिकम और रेक्टम होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? बकल कैविटी की। बकल कैविटी, बकल कैविटी। और बकल कैविटी में हम लोग देखेंगे कि बकल कैविटी में क्या क्या है। फिर से बोल रहा हूं आपको, बकल कैविटी में हम लोग देख रहे हैं एक तो आपके टीथ। टीथ में अब सुनना ध्यान से, जो टीथ है हमारे सबसे पहले आगे वाले चार दांत होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग इंसीजर्स। इंसीजर्स, इंसीजर्स के बाद आपके आते हैं कैनाइन। फिर से बोल रहा हूं, उसके बाद आते हैं आपके प्रीमोलर, उसके बाद आते हैं आपके मोलर। अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे होते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर का जबड़ा लेंगे, जो लेंगे, तो शुरू के चार दांत जो है आपके वो हो गए इंसीजर। फिर आपके दो बराबर में हो गए आपके कैनाइन। फिर आपके दो हो गए प्रीमोलर, दो दो इधर, दो इधर, दो इधर, तो कितने हो गए? चार। उसके बाद आपके तीन हो गए मोलर्स, आपके कितने हो गए? 6। तो 4 और 6 10, और 10 और 6 हो गए 16, और 16 ऊपर 16 नीचे, कितने दांत होते हैं? 32। अगर मैं इसका डेंटल फॉर्मूला बनाऊं, अगर मैं इसका डेंटल फॉर्मूला बनाऊं, जो डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग जो है एक जबड़े को आधा ले लीजिए। दो तो आपके इंसीजर, उसके बाद एक आपका कैनाइन, फिर आपके दो प्रीमोलर और 3 मोलर। तो 2 1 2 3 आपका डेंटल फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे बात करूं, जो प्रीबोर्न होते हैं, मतलब जो दूध के दांत होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ, बच्चे में 20 दांत होते हैं,
हमारे यहाँ पे तो लगभग मतलब हमारे अंदर तो 24-32 दांत है, लेकिन बच्चे 20 दांत होते हैं। बच्चे में कैसे होते हैं 20 दांत? वहां पर 2 इंसिजर तो होते हैं, मतलब एक साइड ले लेते हैं, 2 इंसिजर होते हैं, एक कैनाइन भी होता है, लेकिन वहां पर प्री मोलर्स दांत नहीं होते, ठीक है जी। और उसके बाद जो मोलर्स होते हैं वहां पर कितने होते हैं? 2। तो भैया 2102 बच्चे का डेंटल फॉर्मूला होता है, याद रखोगे। जो 2 और 1 3 और 4 कितने हो गए? 5 और 5 इधर 5 इधर 10 और नीचे 20, तो 20 दांत होते हैं। तो टीथ तो आपको समझ में आ चुका है। एक बात बता दूं मैं आपको, जो कैनाइन इंसिजर्स होते हैं ये आपका काटने का काम करते हैं, कैनाइन आपका फाड़ने का काम करते हैं, और प्रीमोलर्स और मोलर्स आपके पीसने का काम करते हैं। तो मैंने नॉर्मल एक बात को बताया है कि आपके टीथ कौन कौन से होते हैं, जो आपके सबसे पहले आपके भोजन को फाड़ने, काटने का और पीसने का काम करते हैं। दूसरी चीज आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब बकल कैविटी, मैंने 2 ही चीज बताई है। वैसे तो एक टंग भी होती है, जीभ भी होती है। जीभ के बारे में बात नहीं कर रहा अभी, एक छोटे से फॉर्म में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आपने बकल कैविटी, टीथ देखे, उसके बाद हमने सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं, सलाइवरी ग्लैंड्स की अगर बात करूं, लार ग्रंथियों की बात करता हूं मैं। लार ग्रंथियों की अगर मैं बात करता हूं, तो लार ग्रंथियों में आप लोग याद रखोगे 3 जोड़ी होती हैं, 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स में कौन कौन मोस्ट इंपोर्टेंट है? एक तो आपका पैरोटिड, ये आपकी कान के पास होता है। आपसे पूछेगा कि कौन पैरोटिड ग्लैंड आदमी में कितनी होती है, तो 2। उसके बाद सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, और फिर आपकी सबलिंगुअल। सबलिंगुअल तो आपकी 3 जोड़ी, मतलब आपके अंदर बकल कैविटी में 6 लार ग्रंथि होती है, जिससे आपका लार निकलता है। अब इतना तो समझ में आ चुका होगा कि जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी में टीथ हैं और आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। अब मैं बात करूं तो आपको इतना याद रखोगे कि यहां पर जो आपका सलाइवा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, उसमें आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स, एंजाइम्स इतना याद रखोगे। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये होते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट, और बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? जो क्रिया को तेज कर देते हैं। और एंजाइम्स याद रखोगे बायोकैटलिस्ट होते हैं, और ये हमेशा जहां मिलते हैं वहीं काम करते हैं। तो आपने भोजन खाया बकल कैविटी में, टीथ ने आपको पचाया भोजन को, काटा, टीथ ने आपको पीसा, काटा, फाड़ा, जो भी कुछ किया। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा मिला, उसमें 2 प्रकार के एंजाइम इंपोर्टेंट है बच्चों। एक तो याद रखोगे टाइलिन, बहुत इंपोर्टेंट एंजाइम है, और आपका एक इंपोर्टेंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम, टाइलिन याद रखोगे, ये स्टार्च का पाचन करता है। अगर आपसे पूछता है कि स्टार्च का पाचन या मंड का पाचन कहां होता है हमारा भोजन में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपके बकल कैविटी में। स्टार्च का पाचन या मंड का पाचन। लाइसोसोम जो है काफी इंपोर्टेंट है, भोजन में हानिकारक कीटाणु को मारता है। अब हम लोगों ने बकल कैविटी देख ली। बकल कैविटी में आप लोगों ने देखा टीथ। टीथ का हम लोग देख चुके हैं। एक तो आपका जो ऊपर वाले टीथ है, 4 तो टीथ आपके इंसिजर्स, बराबर में आपका कैनाइन्स, उसके बाद प्रीमोलर्स और देन मोलर्स। बकल कैविटी में दूसरी चीज हम लोगों ने देखी है क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, और इनका काम है क्या? आपके भोजन में स्टार्च का पाचन। बिकॉज इन लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है, जो सलाइवा निकलता है, उसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं एक तो टाइलिन और एक आपका लाइसोसोम। टाइलिन पाचन करता है किस चीज का? स्टार्च का। अब हम लोग देखा कि इसोफेगस के द्वारा भोजन, तो आप लोग पहले पे तो बात कर चुके हो बकल कैविटी की, मुख गुहा की। उसके बाद आप लोग बात कर चुके हो इसोफेगस की, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसोफेगस में। इतना ध्यान रखना, केवल भोजन को यहां से वो केवल कहां तक लेके जाता है? स्टमक तक। मतलब इसमें कोई पाचन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता, ये काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद तीसरा आपका स्टमक आएगा बच्चों, और स्टमक में आप लोगों ने देख लिया आमाशय में, काफी इंपोर्टेंट है। जो स्टमक होता है ना, उसकी दीवारों पर ऐसे अंदरली तरफ क्या होता है? यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि जठर रस निकालती है। और याद रखोगे जो जठर रस है उसमें 3 चीज होती है, एक तो HCl, एक आपका रेनिन, और एक आपका पेप्सिन। याद रखोगे जो पेप्सिन है, जो आपका
तो दो प्रकार के मतलब, एक तो HCl है वो तो एसिड है, और एसिड जो है इतना याद रखोगे, HCl जो अंदर वाली जो लेयर होती है स्टमक में उसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस और म्यूकस क्या करती है, जो HCl है जो बहुत एसिडिक है, आपको पता होगा कि HCl जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ये, हाँ जी काफी एसिडिक होता है। तो HCl जो है याद रखोगे, म्यूकस उस HCl को स्टमक की दीवारों से लगने से बचाती है, और अगर वो स्टमक की दीवार से म्यूकस आपकी खराब हो जाती है पेट के अंदर, और HCl जो है पेट की दीवार से लग जाता है तो पेट को गला देता है, स्टमक को गला देता है, उसको हम लोग बीमारी को बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं? अल्सर। तो उस ऊपर से जठर रस में, जो जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, HCl के अलावा दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। और याद रखोगे पेप्सिन और रेनिन जो है करते हैं किसका पाचन? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का पाचन जो है आपके स्टमक के अंदर होता है। तो आप लोगों ने अब तक देख लिया क्या कि बकल कैविटी में जो लार ग्रंथि थी वो पाचन कर रही थी स्टार्च का। अगर आपसे पूछता है स्टार्च का पाचन हमारे मुख कहां पर होता है? बकल कैविटी में। और प्रोटीन का पाचन आपका कहां पर होता है? स्टमक में। स्टमक के बाद छोटी आंत में पहुंचे हम लोग, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। आप लोग देख रहे हैं 1 बाय 1 हम लोग जा रहे हैं। तो स्टमक के बाद हम लोग छोटी आंत में बात कर रहे हैं। आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं माउथ, इसोफेगस, देन आपका स्टमक। तो स्टमक के बाद हम छोटी आंत में पहुंच रहे हैं। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है, याद रखोगे। ड्यूडोनम, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ड्यूडोनम, जिजुनम और इलियम। आपसे पूछने लगे किसके पार्ट है, तो छोटी आंत के पार्ट है। और ड्यूडोनम से 2 चीज जुड़ी हुई है, याद रखोगे। ड्यूडोनम से 2 चीज जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? एक तो आपका लीवर बच्चों, और एक आपका पैनक्रियास। अब सुन लीजिए, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत, यहां से निकलता है बाइल जूस, बाइल जूस या पित्तरस। और बाइल जूस जो पित्तरस होता है वो इकट्ठा होता है, याद रखोगे, गाल ब्लेडर में, जिसे हम लोग पित्त की थैली कहते हैं। और पित्त की थैली में जो पथरी बनने का कारण होता है, जो पथरी बन जाती है वो बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। अगर आपसे बोलता है कि इस मानव शरीर में पथरी किससे बनती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट से। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बाइल जूस होता है लीवर में, और बाइल जूस में याद रखोगे वो बात अलग है। आप लोगों ने देख लिया कि बकल कैविटी में जो लार ग्रंथि है वहां पर जो स्टार्च का पाचन हो रहा है, स्टार्च का पाचन करता कौन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम। यहां पर इसोफेगस में कोई पाचन नहीं है। स्टमक में 2 एंजाइम आपने देखे, पेप्सिन और रेनिन, वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। HCl से केवल हानिकारक जीवाणु उसका नष्ट होता है, लेकिन HCl अगर पेट की दीवार से लग जाए तो बीमारी हो सकती है अल्सर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम है, इसमें 2 चीज जुड़ी है, लीवर और पैनक्रियास। लीवर में कोई एंजाइम नहीं होता, काफी इंपॉर्टेंट है, कोई एंजाइम नहीं होता, याद रखोगे। दूसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट, और यहां पर पाचन होता है किसका? फैट का, वसा का। अगर पूछता है आपसे, इसके अंदर बाइल जूस जो निकलता है, बाइल जूस गाल ब्लेडर में इकट्ठा होता है, ऑब्वियसली मतलब नॉर्मली गाल ब्लेडर में इकट्ठा होता है, लेकिन किसी एंजाइम होने के बावजूद भी ये पाचन करता है वसा का। अगर आपसे पूछता है वसा का पाचन कहां होता है, तो आप लोग छोटी आंत बता दोगे या ड्यूडेनम में बता दोगे, या करता कौन है? बाइल जूस या लिवर से होता है। काफी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। चलिए जब पैनक्रियास के बारे में बात कर रहे हैं, अगला जो हमारा पैनक्रियास है, मतलब ये 2 चीज निकल रही है, आप लोगों ने देखा, एक तो आपका लीवर हो गया और एक आपका पैनक्रियास, मतलब 2 चीज जुड़ी है ड्यूडेनम से। पैनक्रियास याद रखोगे ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड, या हम कह सकते हैं ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। एक्सो मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है ये, वो हम किसी और दिन बात करेंगे जब ग्लैंड्स को पढ़ाएंगे कि ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं, एंडोक्राइन कौन से होते हैं और एक्सोक्राइन कौन से होते हैं। लेकिन पैनक्रियास से आप लोग याद रखोगे एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जितना भी बचा कुचा जितना भोजन है वो बाकी जो छोटी आंत में ही पाचित हो जाता है। जो भी चीजें हैं भाई, स्टार्च का पाचन हो चुका था, प्रोटीन का पाचन स्टमक में हो चुका, फैट का पाचन लीवर कर चुका, और बाकी चीजें पाचन जो है वो ट्रिप्सिन कर देता है। तो ट्रिप्सिन को इसलिए पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, मतलब अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है जी, उसे पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। और दूसरी चीज, पैनक्रियास से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन याद रखोगे यही कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को। और ब्लड शुगर
आपके शरीर में अगर इंसुलिन निकलना बंद हो जाए तो आपको डायबिटीज हो सकती है, जिसको हम इंसिपिडस डायबिटीज बोलते हैं। वैसे डायबिटीज भी 2 प्रकार की होती है, इंसिपिडस और मेलाइटस। मेलाइटस हम लोग पढ़ेंगे जब एडीएच हार्मोन नहीं निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से, वो बात की बात है। लेकिन पैनक्रियास जो है, पैनक्रियाटिक जूस एक मिक्स्ड ग्लैंड है और पैनक्रियाटिक जूस ही जो है पूर्ण पाचक रस होता है, इसलिए पूरा पाचन आते आते आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में हो जाता है। ड्यूडेनम पार्ट में, क्योंकि पैनक्रियास और लिवर जुड़े हुए हैं। तो काफी इंपोर्टेंट, अगर आपसे पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां तक हो जाता है, तो आप लोग बताओगे कहां, छोटी आंत तक। उसके बाद आपकी जो है छोटी आंत के बाद में, ड्यूडेनम के बाद में, मतलब छोटी आंत देख लिया आपने, उसके बाद आप लोग याद रखोगे ड्यूडेनम, फिर जिजुनम, फिर इलियम। इलियम में इतना याद ध्यान दे लेना बस कि इलियम जो है वो लास्ट पार्ट है, मतलब छोटी आंत जो है वो जुड़ी हुई है लार्ज इंटेस्टाइन से, मतलब बड़ी आंत से। और जब बड़ी आंत से जुड़ी हुई है तो उसमें 3 पार्ट है, कोलोन, सीकम और रेक्टम। ठीक है जी, आखिरी रेक्टम है, यहां पर ये रेक्टम है, रेक्टम जिससे एनस जुड़ा हुआ है। तो कोलोन और इलियम जुड़ के ही जो है, मतलब छोटी आंत बड़ी आंत जुड़ी होती है। अगर आपसे पूछता है छोटी आंत से बड़ी आंत किस चीज से जुड़ी होती है, तो याद रखोगे या तो आंसर में होगा इलियम या आंसर में होगा कोलोन। और बड़ी आंत में जो है आपके वाटर वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी यहाँ पर जो है ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पचा हुआ भोजन है उसमें बदबू ना होने का कारण बनता है, मतलब बदबू नहीं होने देता। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अभी आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अभी तो केवल मैंने ये इंपोर्टेंट पार्ट बताया, वैसे इससे काफी आपको मदद मिलने वाली है। डिटेल में हम लोग आपके साथ मिलते रहेंगे हमारी ऑफिशियल क्लासेस में। आपको अगर मजा आ रहा है, आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।